लोक प्रशासन का क्षेत्र किसी भी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य उसकी परिधि, उसकी पहुंच और उसके विस्तार से होता है, जिसमें वह विषय, उसकी विशेषताएं और उसके कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में निस्संदेह संपूर्ण मानव समाज आता है, किंतु मानव समाज के अंतर्गत होने वाली प्रत्येक गतिविधि लोक प्रशासन के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि आधुनिक युग में बढ़ती विशिष्टता और सूक्ष्मता ने कई नए विषयों को जन्म दिया है। लोक प्रशासन का क्षेत्र अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ मूलभूत प्रश्नों का हल अभी भी खोजा जा रहा है। इसमें प्रमुख 5 समस्याएं हैं जिन पर आज भी विचार किया जाता है, जैसे कि लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विषयों की तुलना में एक नया विषय है, अतः इसके व्यवस्थित और क्रमबद्ध वैज्ञानिक स्वरूप के साथ साथ कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी आड़े आती हैं। दूसरा, आधुनिक लोक कल्याणकारी और प्रजातांत्रिक राज्यों के स्वरूप और कार्यक्रम में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन भी एक विकासशील विषय बना हुआ है, जिसका क्षेत्र आज भी स्पष्ट नहीं है। तीसरा, लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन शब्द की सर्वमान्य परिभाषा, इसकी परिधि निश्चित नहीं हो पा रही है और विद्वानों में आज भी मतभेद बना हुआ है। नया लोक प्रशासन के आंदोलन ने एक बार पुनः लोक प्रशासन के क्षेत्र और उसकी प्रकृति को मंथन की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। बढ़ते उदारीकरण और निजीकरण के पश्चात ये प्रश्न उठाया जाने लगा है कि 21वीं सदी का विश्व तथा लोक प्रशासन का स्वरूप कैसा होगा। लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए हमने निम्न दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है। इसके क्षेत्र के 3 दृष्टिकोण हैं: संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण और पोस्ट कॉर्प का दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि इस दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका से संबंधित कार्यों को ही सम्मिलित किया जाता है, अर्थात जो कार्यपालिका कार्य करती है वही कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। और इसके जो समर्थक विद्वान हैं वे हैं लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन। इनके अनुसार सरकार के अन्य 2 अंग, विधायिका और न्यायपालिका, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में नहीं आते। हम इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ नीचे 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं, जिसमें सरकार के अंग की शाखाओं का वर्णन किया गया है। तो संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका आती है और व्यापक दृष्टिकोण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। इस कार्यक्षेत्र को विस्तृत और व्यापक मानने वाले विद्वानों में F.W. विलोबी, फेलिक्स नेग्रो, L.D. वाइट और F.A. मार्क्स प्रमुख हैं। इनके अनुसार यह तर्क दिया जाता है कि विधायिका को उसके कार्य संचालन, जैसे कानून का रूप तैयार करना, मूलभूत आंकड़े उपलब्ध कराना, सदन का संचालन करना, उसमें सहायता देना इत्यादि के कार्य लोक प्रशासन ही करता है। अतः व्यापक दृष्टिकोण में कार्यपालिका के साथ साथ व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाता है। तीसरा आता है पोस्ट कॉर्प का दृष्टिकोण, जो कि लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह अंग्रेजी के POSDCORB को सम्मिलित करने पर पोस्ट कॉर्प बनता है, जिसका अर्थ है P से प्लानिंग यानी नियोजन करना, O से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, S से स्टाफिंग यानी कार्मिकों की व्यवस्था करना, D से डायरेक्टिंग यानी कार्मिकों को कार्य करने के लिए डायरेक्ट करना या निर्देशित करना, CO से यानी कोऑर्डिनेटिंग अर्थात समन्वय करना, कार्मिकों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, R से रिपोर्टिंग अर्थात प्रतिवेदन देना और B से बजटिंग अर्थात वित्त की व्यवस्था करना या बजट बनाना। इस दृष्टिकोण को लूथर गुलिक ने बताया है और इस दृष्टिकोण को लोक प्रशासन के क्षेत्र में स्वीकार तो किया जाता है,
किंतु इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, जैसे कि ये दृष्टिकोण लोक प्रशासन के संपूर्ण क्षेत्र की व्याख्या नहीं कर पाता है। दूसरा, पोस्टकार्ड में वर्णित क्रियाएं तो परिवार, दुकान, मंदिर सभी में दिखाई दे जाती हैं, तो यह लोक प्रशासन का क्षेत्र नहीं हो सकता। तीसरा, इस दृष्टिकोण में कहीं पर भी जनहित या सार्वजनिक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि लोक प्रशासन का विशिष्ट कार्य क्षेत्र है। चौथा, इसके अंदर मानव संबंधी दृष्टिकोण के अनुसार इसकी व्याख्या नहीं की गई है। इसमें मानव को एक मशीन की भांति माना गया है।